हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल एंड इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वर्ड प्रपोजल है, अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो वो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। प्रपोजल के लिए जो इंग्लिश लॉ में इक्विवेलेंट टर्म है वो है ऑफर। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो वर्ड यूज़ किया वो प्रपोजल किया है, और अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ पे ऑफ़र वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में भी आपको प्रपोजल और ऑफ़र जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों चीज़ें एक, दोनों जो टर्म्स है वो एक ही हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑफ़र इंग्लिश लॉ में यूज़ किया गया है और प्रपोजल जो है वो इंडियन लॉ में यूज़ किया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है ताकि आपको और इजीली ये जो है डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेक्शन 2A कहता है व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन, ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई करने का मतलब होता है कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अपनी बात को कन्वे करता है, सिग्निफाई करता है हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को। जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है, कम्युनिकेट करता है क्या करने की, कुछ करने की, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने की इच्छा या कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, उसका विथ व्यू बता क्यों रहा है, अपनी इच्छा क्यों बता रहा है ये पर्सन इसको, उसका जो इंटेंशन है, उसका इंटेंशन है टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। इसकी इच्छा क्या है? इसकी इच्छा ये है कि ये पर्सन अपनी एसेंट दे, ये पर्सन अपनी स्वीकृति दे, हाँ या ना बोले, किस चीज़ के लिए, उस एक्ट के लिए या उस एब्सटिनेंस के लिए। इस एक्ट के लिए या इस एब्सटिनेंस के लिए वो अपनी इच्छा दे, अपनी एसेंट दे। हम कहेंगे कि इस पर्सन ने इसको क्या दिया है? प्रपोजल दिया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखिए, प्रपोजल क्या होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताता है, ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, इस इंटेंशन से कि सामने वाली जो पार्टी है वो अपनी एसेंट दे। ठीक है, व्यू क्या है, इंटेंशन क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। इन दिस पर्टिकुलर केस हम कह सकते हैं कि ए ने बी को क्या दिया है? प्रपोजल दिया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए दोस्तों, पहला जो आपका एग्जाम्पल है उसमें क्या है, ये पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए के पास एक घर है, वो इस घर को बेचना चाहता है। ठीक है, अब ए जो है बी को लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि क्या आप मेरा ये घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपका ये है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, दूसरे एग्जाम्पल में भी दो पार्टीज है हमारे पास। ठीक है, और इनके पास एक प्रॉपर्टी है, दोनों इसके जॉइंट ओनर हैं। अब बी क्या चाहता है? बी इसके ऊपर एक दीवार कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ए चाहता है कि ये कंस्ट्रक्शन ना हो। तो ए क्या करता है, एक लेटर लिखता है बी को और कहता है कि ये दीवार कंस्ट्रक्ट मत करो इस लैंड पे, और अगर तुम नहीं कर, तुम मतलब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये कंस्ट्रक्शन मत करो। ठीक है, अब इस दोनों केस में देखिए क्या है, दोनों केस में इसको इसेंशियल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले केस में वन पर्सन कौन है? ए, अनदर पर्सन कौन है? बी। सिग्निफाई कैसे हुआ? लेटर के थ्रू। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? कैसे बी ए अपनी बात बी को बता रहा है? लेटर के थ्रू बता रहा है ना, तो ये सिग्निफाई हो गया। यहाँ पे सिग्निफाई लेटर से हो गया। हिज विलिंगनेस, इच्छा क्या है ए की? ए की इच्छा है कि जो मेरा ये घर है बी 50 लाख रुपए में खरीद ले। अब इसकी ये इच्छा है कुछ करने की, मतलब टू डू। यहाँ पे बी को कुछ करना पड़ेगा ना, घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये टू डू के लिए एग्जाम्पल है। इसका इंटेंशन क्या है? यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या है? बी की एसेंट लेना, टू ऑब्टेन द एसेंट, मतलब बी इसके लिए हाँ करे या ना करे। जो उसने कहा कि आप 50 लाख रुपए में आप खरीदने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पर ए चाहता है कि बी इसके ऊपर अपनी एसेंट दे। ठीक है, किसके लिए? टू सच एन एक्ट, इस एक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए ने बी को क्या दिया है? प्रपोजल दिया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए सेम चीज़, यहाँ पे दो पार्टी है, तो ए क्या हो गया? वन पर्सन, अनदर पर्सन कौन हो गया? बी। सिग्निफाई फिर लेटर के थ्रू हो रहा है। इच्छा क्या है ए की? ए की इच्छा है कि बी उस लैंड पे दीवार कंस्ट्रक्ट ना कराए। तो ना कराए तो टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब
यहाँ पे मैं अपने लेटर के थ्रू बी को रोकना चाहती हूँ ना कुछ करने से, तो यहाँ पे टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर वही इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है टू ऑब्टेन द एसेंट। ए जो है वो बी की एसेंट लेना चाहता है कि क्या जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि दीवार कंस्ट्रक्ट नहीं करानी, क्या तुम इस पर सहमत हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए ने क्या लिया है, ए ने बी को क्या दिया है, प्रपोजल दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि प्रपोजल क्या है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग। तो प्रपोजल को पढ़ना और समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आपको प्रपोजल आता है। प्रपोजल एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने में। तो इसीलिए अगर आपका प्रपोजल ही वैलिड नहीं होगा, आपका प्रपोजल सही नहीं होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम आपके जो इसेंशियल है वो इसी डेफिनेशंस में से निकल के आएंगे। तो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके इसेंशियल्स की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसेंशियल और प्रपोजल के बारे में, ठीक है। तो पहला इसेंशियल है कि देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। तो अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से हमें ये क्लियर है कि प्रपोजल के लिए हमें 2 पार्टीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो दो तो होने ही चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका सेक्शन 2C है, सेक्शन 2C है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि जो पार्टी प्रपोजल देती है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर, ठीक है। और जो उसको एक्सेप्ट करती है वो उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल को हम ऑफ़र के नाम से भी जानते हैं। तो जिस पार्टी ने प्रपोजल दिया, जिस पार्टी ने ऑफ़र दिया, उसको हम कहेंगे ऑफरर, और जिसको ऑफ़र दिया गया उसको हम कहेंगे ऑफरी, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2C में प्रॉमिसर की बात की गई जिसने प्रपोजल दिया है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई जिसको प्रपोजल दिया गया। यहाँ पे बात की गई जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी होता है, प्रपोजल देने वाला प्रॉमिसर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि 2 और मोर पर्सन शुड बी देयर फॉर मेकिंग अ वैलिड प्रपोजल, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ प्रपोजल इज दैट प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अभी हमने बात की थी सेक्शन 2 में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो वर्ड था वहाँ पे सिग्निफाई। सिग्निफाई शब्द से हमें ये क्लियर था कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट कर रही हो जो भी उसकी इच्छा है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन होगा फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके लिए आपको सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 9, इन दोनों को अगर आप सेक्शंस को आप रेफ़र करेंगे तो हमें इन दोनों को पढ़ के ये समझ में आता है कि जो प्रपोजल होगा दैट कैन बी मेड एक्सप्रेसली और दैट कैन बी मेड इम्प्लाइडली। जो प्रपोजल होगा उसको आप एक्सप्रेसली भी कर सकते हो और आप उसको इम्प्लाइडली भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेसली कैसे होता है, सेक्शन 9 अगर आप पढ़ेंगे तो एक्सप्रेसली जो होता है वो अगर आपने राइटिंग में अपना प्रपोजल दिया है तो, या फिर आपने ओरली दिया है, तो एक्सप्रेस आप ओरली कर सकते हैं, आप राइटिंग में कर सकते हैं। इसका मतलब एक प्रपोजल ओरली भी आप दे सकते हैं और राइटिंग में भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 3 को पढ़ के हमें समझ में आता है अ प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस एंड इट कैन बी इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस कैसे होगा फ्रेंड्स, वो रिटर्न में हो सकता है या वो ओरली होगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। सो एक्सप्रेस रिटर्न में या ओरली। जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें आपने देखा था कि ए ने बी को लेटर भेजा, तो ये उसने राइटिंग में किया कम्युनिकेशन, तो ये एक्सप्रेस कम्युनिकेशन था। वैसे उसी तरीके से आप बोल के भी कर सकते हो, ठीक है। अब इम्प्लाइड जो प्रपोजल है वो कैसे होता है, इम्प्लाइड प्रपोजल बेसिकली वो प्रपोजल है जो कि एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो राइटिंग में भी नहीं है, वो ओरली भी नहीं है। तो वो कैसे होता है, वो आपके जो कंडक्ट है, आपके कंडक्ट से पता चलता है, या जो आपके केस के सर्कमस्टांसेस थे उनसे पता चलता है कि आपका जो प्रपोजल है वो एक इम्प्लाइड प्रपोजल है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जब भी ऑक्शन होती है, ठीक है, हम उस ऑक्शन में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पे जाके क्या करता है, वो अपनी एक बोली लगाता है। फॉर एग्जांपल एक घर का ऑक्शन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन गया, वो उस घर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे जाके जो भी ऑक्शन ऑर्गेनाइज करा रहा है उसको जाके ये नहीं बोलेगा कि मैं ये घर 50 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, क्या आप मुझे बेचना चाहते हो, ऐसा ऑफ़र वो नहीं देगा ना।
इसमें वो क्या करेगा कि जब भी वहाँ पे ऑक्शन में उस घर की बोली लगाई जाएगी तो वो अपनी तरफ से एक बिड लगाएगा। फॉर एग्जांपल उसने बिड लगाई कि 50 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो ये इसने 50 लाख रुपए की बिड लगाई है, ये इसका ऑफ़र है सामने वाली पार्टी को कि क्या वो अपना घर 50 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने बोला नहीं है, यहाँ पे उसने लिख के नहीं दिया कि वो घर खरीदना चाहता है, बल्कि जो उसने बिड लगाई है, जो उसका कंडक्ट है, उससे पता चल रहा है सामने वाली पार्टी को कि ये जो है प्रपोजल दे रहा है। तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड प्रपोजल, जो कि आपके कंडक्ट से पता चलता है, जो आपके केस के सर्कमस्टांसेस से, फैक्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 9 से क्लियर है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्लाइड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन के अंदर ही, कि जो सामने वाली पार्टी है, मतलब जो ऑफरी है, उसको आपके प्रपोज़ल का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको प्रपोज़ल का नॉलेज नहीं है तो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस केस में अराइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, एक केस है, लीडिंग केस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो है आपका लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आपने भी इस केस के बारे में सुना होगा। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त इसी पॉइंट पे फोकस करता है, या यही पॉइंट इस केस में हेल्ड किया गया था कि अगर आपको ऑफ़र का नॉलेज नहीं था, ठीक है, और फिर आपने उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग जो है अपना काम किया है या परफॉर्म किया है, तो उस सिचुएशन में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता। देखिए कैसे, इसमें इसके फैक्ट्स क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में जो डिफेंडेंट है गौरी दत्त, ठीक है, उनका एक नेफ्यू था जो कि घर छोड़ के कुछ टाइम के लिए मतलब भाग गया था वो घर से, ठीक है। अब वो क्या करता है कि गौरी दत्त का एक सर्वेंट है जिसका नाम है लालमन शुक्ला। तो वो लालमन शुक्ला को अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजता है, ठीक है। लालमन शुक्ला के जाने के बाद गौरी दत्त क्या करता है, गौरी दत्त एक रिवॉर्ड एक अनाउंस करते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपये का क्या दूंगा, इनाम दूंगा, ठीक है। अब लालमन शुक्ला जो है उसके नेफ्यू को ढूंढ के ले आते हैं। जब वो घर आते तब उन्हें पता चलता है कि गौरी दत्त ने इस तरह का कोई इनाम रखा है 501 रुपये का। अब वो गौरी दत्त से वो अपना इनाम क्लेम करते हैं, लेकिन गौरी दत्त मना कर देता है देने से, ठीक है। नाउ लालमन शुक्ला फाइल केस अगेंस्ट गौरी दत्त ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ एंटाइटल फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है, क्योंकि उसने रिवॉर्ड रखा है, वो ढूंढ के ले आए तो उसको एंटाइटल है वो। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स देखे तो कोर्ट ने ये कहा कि जो लालमन शुक्ला है वो अवेयर नहीं था ऑफ़र के बारे में, उसको ऑफ़र का नॉलेज ही नहीं था। जब आपको ऑफ़र का नॉलेज ही नहीं है तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और हमने कॉन्ट्रैक्ट का जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था मेरे पहले वीडियो में, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले प्रपोजल आता है, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस आता है, और एक्सेप्टेंस जब हो जाती है प्रपोजल की तब वो प्रॉमिस बनता है, ठीक है। तो जब लालमन शुक्ला को ऑफ़र का ही नॉलेज नहीं था तो उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, और जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो प्रॉमिस नहीं बना, और प्रॉमिस नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि ऑफ़र का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसकी इग्नोरेंस में कुछ काम किया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज कभी नहीं होगा। तो ये पॉइंट इसी में आ जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो सामने वाली पार्टी है उसको पता होना चाहिए कि ऑफ़र है क्या, ठीक है, उसका नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें आप सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 मेंशन करेंगे, और ये भी मेंशन करेंगे कि जो सिग्निफाई वर्ड है आपके सेक्शन 2 में, उससे ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे समझ आ गई तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे प्रपोजल का ऑब्जेक्ट है क्या। प्रपोजल का ऑब्जेक्ट है टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। जो दूसरा पर्सन जिसको हमने प्रपोजल दिया है उस पर्सन की एसेंट को ऑब्टेन करना ही हमारे प्रपोजल का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ कि ए ने बी से कहा कि मेरे पास एक घर और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरे केस में ए ने बी से कहा कि क्या आप मेरा ये घर ए ने बी से कहा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में ख़रीदेंगे। तो क्या दोनों केसेस में प्रपोजल दिया गया है ए के द्वारा? नहीं। पहले केस में क्या कहा उसने कि मेरे पास एक घर है, मैं बेचना चाहता हूँ। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इससे बी जो है वो अपनी एसेंट देगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पे वो एसेट लेने के इंटेंशन से बोला नहीं गया था जो उसने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वहाँ पे सिंपल वो बता रहा है कि मेरे पास एक घर है और मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में वो कह रहा है कि घर है, बेचना चाहता हूँ, क्या 50 लाख रुपए में खरीदोगे। तो सेकंड एग्जांपल में जो ए है वो बी की एसेट को ऑब्टेन करना चाहता है। तो जो सेकंड आपका जो एग्जांपल है उसमें एक वैलिड प्रपोजल हुआ है, फर्स्ट केस में एक प्रपोजल नहीं हुआ, एक जनरल स्टेटमेंट है। तो इस एग्जांपल से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि प्रपोजल का ऑब्जेक्ट सामने वाली पार्टी के एसेट को ऑब्टेन करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रपोजल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी हमें क्लियर है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें 2 वर्ड यूज़ किए गए थे, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इनसे हमें क्लियर होता है कि जो आपका प्रपोजल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से। उसके बाद है टर्म्स मस्ट बी सर्टेन एंड लीगल। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रपोजल दिया वो प्रपोजल लीगल होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को कोई गलत काम करने के लिए, कोई अनलॉफुल काम करने के लिए कोई प्रपोजल देते हो और उस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर आप कल के दिन कोर्ट में जाके ये बोलोगे कि मैंने प्रपोजल दिया था, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रपोजल था उसके टर्म्स थे, उसकी कंडीशंस थी, वही लीगल नहीं थी, वही सर्टेन नहीं थी, वो क्लियर भी नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपका प्रपोजल क्लियर नहीं है, अगर आपका प्रपोजल सर्टेन नहीं है या वो लीगल नहीं है, तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो प्रपोजल की टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, दैट मस्ट बी क्लियर, दैट मस्ट बी सर्टेन एंड दैट मस्ट बी लीगल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 29 को, जो कहता है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। मतलब अगर आपके एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है, उसकी जो टर्म्स है वो सर्टेन नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सेक्शन 29 को पढ़ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नाउ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बेसिकली कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया नहीं गया, लेकिन इसको केसेस के थ्रू डेवलप किया गया है। और इसमें जो एक लीडिंग केस है उसका नाम है बल्फोर वर्सेस बल्फोर, ठीक है। ये बेसिकली ये पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप किसी को प्रपोजल देते हो तो उस टाइम पे आपका इंटेंशन क्या था, क्या आप उस सामने वाली पार्टी से कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते थे, या आपने उसको जनरली ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का था तो वहाँ पर वो वैलिड प्रपोजल होगा। नहीं तो अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था तो ऐसा प्रपोजल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसके लिए पॉइंट को समझने के लिए हम एक केस को डिस्कस करते हैं, जिस केस का नाम है बल्फोर वर्सेस बल्फोर। ठीक है, इस केस में बेसिकली क्या है, एक हस्बैंड एक वाइफ है, दोनों श्रीलंका में रहते हैं। हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। हस्बैंड जो है वाइफ से, मतलब हस्बैंड और वाइफ छुट्टी लेके छुट्टियों में कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। अब वहाँ पे वाइफ की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो हस्बैंड है उसको तो वापस आना है, वापस आ जाता है और वाइफ वहीं रुक जाती है। तो हस्बैंड उसको प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें $30 पर मंथ दूंगा तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। 1-2 महीने तक हस्बैंड देता है, लेकिन उसके बाद वो उसको $30 उसने प्रॉमिस किया था वो नहीं देता है। तो वाइफ अब यहाँ पे केस फाइल करती है कि जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था यहाँ पे, ठीक है, वो हम दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। नाउ इस केस में कोर्ट ये कहती है कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है, यहाँ पे जो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए नहीं था, ठीक है। वो एक जनरल प्रॉमिस था हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये उनका पर्सनल प्रॉमिस आप कह सकते हो, सोशल एग्रीमेंट है, ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट वहाँ पे मिसिंग था। इस ग्राउंड पे वाइफ जो है ये कहा गया कि हस्बैंड इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गिव मेंटेनेंस टू वाइफ पर मंथ। यहाँ पे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट वहाँ पे था वो मिसिंग था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है प्रपोजल में, राइट। तो ये थे सब इसेंशियल ऑफ प्रपोजल, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजल के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।